हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आपका फिर से वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, ये प्राइमरी लेवल के क्लास का टॉपिक है और द टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। हर वो चीज जिसके अंदर यूटिलिटी होती है, जिसका कोई वैल्यू होता है, हम उन्हें रिसोर्स मानते हैं। रिसोर्स वो है जो हमारे नीड को फुलफिल करे, हम उन्हें रिसोर्स मानते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स में। तो ऐसे रिसोर्स जो हमारे नीड को तो फुलफिल करते हैं, साथ ही जिन्हें हम नहीं बनाते, वो नेचर के द्वारा गिफ्टेड हैं। आज हम उनकी बात करने वाले हैं। आइए वन बाय वन इनके टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स को डिफाइन करते हैं। क्या है ये? अ रिसोर्स इज समथिंग दैट इज यूजफुल टू अस। अगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारा रिसोर्स नहीं है। हमारे लिए अगर थोड़ी सी भी यूटिलिटी किसी चीज के अंदर है, किसी थिंग के अंदर है, दैट इज आवर रिसोर्स। Things having utility and value are called resources. अगर उसके अंदर यूटिलिटी है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू तो हो ही जाएगा। तो किसी भी चीज को रिसोर्स मानने के लिए जरूरी ये है कि उसके अंदर ह्यूमन नीड को फुलफिल करने की, सेटिस्फाई करने की यूटिलिटी होनी चाहिए। अब रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं? तो वैसे देखा जाए तो रिसोर्स तो बेसिकली दो टाइप में हम बांटते हैं, नेचुरल और मैन मेड। हम बात करने वाले हैं आज नेचुरल की। वैसे हम देख लेते हैं, ये दो टाइप के हैं, इन्हें भी देखते समझते चलते हैं। ब्रॉडली वी कैन कैटेगराइज द रिसोर्सेज इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल क्या है? सनलाइट, एयर, वाटर, metal and plants are gifted by nature and called natural resources. उसे हमने नहीं बनाया है, हम चाह के भी नहीं बना सकते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज वो हैं जिन्हें ह्यूमन ने बनाया है अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड इलेक्ट्रिसिटी आर मैन मेड, made by human and called man-made resources. तो ये तो हो गया इस हिसाब से। अब है कि नेचुरल रिसोर्स में हम जब देखते हैं, आज हम नेचुरल रिसोर्स की बात करने वाले हैं, तो नेचुरल रिसोर्स भी आगे जाके दो हिस्से में बढ़ जाता है, दो पार्ट में ये बढ़ जाते हैं। वो क्या है? एक है रिन्यूएबल या दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम इनएग्जॉस्टिबल भी कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। रिन्यूएबल, some natural resources like air and sunlight will last forever and get renewed are called renewable or inexhaustible resources. जैसे सनलाइट है, ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाले हैं। एयर, ये भी अपना सर्कुलेशन में रहते हैं और ये अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, तो ये भी खत्म होने वाले नहीं है। वाटर भी साइकिल में रहता है, वो खत्म होता नहीं। तो ये सब रिसोर्सेज जो हैं, जो खत्म नहीं होने वाले हैं, ये अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं और एग्जॉस्ट होने वाले नहीं है, जल्दी खत्म होने वाले नहीं। तो हम इन्हें रिन्यूएबल या इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोल का डिपॉजिट्स है, कोल के इतने सारे डिपॉजिट्स हैं, लेकिन एक न एक दिन तो वो खत्म हो ही जाना है अगर इसी तरह यूज करते रहे। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड है और जो यूज करते रहे तो एक समय वो खत्म हो जाएगा, और इनके बनने में इतना लंबा पीरियड लगता है कि दोबारा हम उसे बना नहीं सकते। तो
ऐसे को हम एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में मानते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी फॉर्म अगेन और टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं बनने में, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब ये तो हो गया रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स हम किस कैटेगरी में, किन कैटेगरी में बांटते हैं। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक एक करके उनको देखते हैं, समझते हैं क्या है। नंबर 1, एयर। एयर इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हम सब सांस लेते हैं, एयर चाहिए। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको भी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड, इट हैज मेनी अदर यूजेस, इट इज नीडेड टू बर्निंग। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो बर्निंग पॉसिबल नहीं होगी। बर्निंग वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ड्राइंग क्लॉथ्स, हम कपड़े सुखाते हैं, अगर एयर ना हो तो कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे, क्योंकि एयर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर के ही पार्टिकल्स के साथ ऊपर उठ जाते हैं। मूविंग एयर नीडेड फॉर सेलिंग। आज तो नहीं, आज तो एक से एक जो है सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से शिप्स चलाए जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जो बड़े बड़े जहाज लोग बड़े बड़े पाल लगाकर मूविंग एयर के सहारे दूर दूर तक जाया करते थे, तो सेलिंग में भी इसका यूज हुआ है। और आज की डेट में हम विंड मिल्स चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी मूविंग एयर का यूज करते हैं। और भी कई तरह के एयर के काम हैं, लेकिन एयर हमारी इतनी जरूरतों को पूरा करता है, तो इन्हें पॉल्यूट होने से बचाना भी हमारी अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये आ रहा है, हमारा एयर जो है दिन ब दिन कंटेमिनेटेड होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है, और फ्रेश एयर नहीं होने की वजह से कई तरह की बीमारी आ रही है, खासकर सांस से रिलेटेड जो बीमारी है, इस तरह की बहुत सारी बीमारी आ रही है। तो हमें चाहिए कि हम अपने सराउंडिंग्स में ऐसा कुछ भी न करें जिससे एयर या एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो। Smoke from vehicles and factories is making the air polluted, dirty. फैक्ट्रीज इतने सारे चल रहे हैं, इतनी सारी व्हीकल्स चल रही है, एक एक घर में 4-4 मोटरसाइकिल है, 2-2 गाड़ियां है। मल्टीनेशनल कंपनीज ने आके अपने यहाँ लोगों को लोन दे दे के इतना ज्यादा व्हीकल भर दिया है कि छोटे से छोटे शहर में भी ट्रैफिक जाम एक आम बात हो गई है। तो ऐसे में इन सब के स्मोक कहाँ जाएंगे, वो इसी एटमॉस्फेयर में रहेंगे और हमारे एयर को पॉल्यूट करते रहेंगे। तो हमें ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि हम अपने एयर को ज्यादा पॉल्यूटेड ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो ये वैसी ही बात होगी जैसे कि हम जिस नाव पे सवार है उसी में छेद कर रहे हैं, या हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो जो उनका रिजल्ट होगा वही हमारा होने वाला है। We must keep it clean. We must follow the steps that should reduce smoke and harmful gases in smokes. हमें चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं और कम से कम व्हीकल्स का यूज करें। व्हीकल्स अगर यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे फ्यूल का यूज करें जो कम से कम पॉल्यूशन फैलाता हो, CNG लाइक फ्यूल्स। तो हम एयर को पॉल्यूट होने से बहुत हद तक बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एयर के बाद आ रहा है वो है नेचुरल रिसोर्स वाटर। हम सब जानते हैं कि ये अर्थ जो है उसका अबाउट 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है, जिसकी वजह से वो आउटर स्पेस से
एक ब्लू बॉल के जैसा दिखता है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। तो वाटर का हमारी लाइफ में क्या रोल है, आइए वो भी देख लेते हैं। About 3/4 part of the Earth's surface is covered with water. Most of the water is in the ocean and seas and are too salty to drink, and we do not use it in our daily use. 99% के करीब वाटर ओशिन, सॉल्ट लेक्स, सीज इन सब में डिपॉजिटेड है, जो बहुत ज्यादा सॉल्टी है और वो हमारे लिए बिल्कुल फिट नहीं है, वो किसी काम में नहीं आता है। The fresh water below the ground and rivers, streams are used for most of our needs. तो ऐसे में हमारी जरूरत कौन पूरी करता है, तो ऐसे में हमारी जरूरत पूरी करता है वो 1% वाटर जो अंडरग्राउंड है, फ्रेश वाटर लेक्स में है या रिवर्स स्ट्रीम में फ्रेश वाटर जो है, ये हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। एक्चुअली में वाटर जो है वो फ्रेश वाटर मेनली हम तक पहुंचाता है रेन। इवेपरेट करने के बाद फिर रेन के थ्रू वाटर आता है, तो उसका कुछ एक हिस्सा उस रेन के वाटर का अंडरग्राउंड चला जाता है, ग्राउंड के द्वारा सीप कर लिया जाता है और नीचे के वाटर टेबल में वो जमा हो जाता है। फिर उसे अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कुछ हिस्सा नदियों में, लेक में चला जाता है और लोग उसे यूज करते हैं। Fresh water mainly comes from rain. When it rains, some rainwater seeps into the ground and rest flows into water bodies like rivers, lakes, etc. हमारे यहाँ हम वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, गार्बेज, हार्मफुल केमिकल सब कुछ वाटर में छोड़ा जा रहा है। आज हमारे यहाँ कई सारी नदियां ऐसी हैं जो बुरी तरह से पॉल्यूटेड है, तो इसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह हम ह्यूमन बींग्स हैं। इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, उन सब का गंदा पानी, कचरा, केमिकल सब आके रिवर में मिल रहा है। सभी शहरों की गंदगी रिवर में फ्लो की जा रही है। इस तरह से नदियां गंदी हो रही हैं और हमारे ऐसे ही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम फ्रेश वाटर के लिए तरसते हुए नजर आएंगे। अब वाटर के बाद अगला नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, दैट इज सॉइल। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ लैंड एंड on the earth. Soil formed due to weathering of rocks into dust over long period, so it is not easily renewable. Soil ऐसे ही नहीं बना है, सॉइल बना है वेदरिंग ऑफ रॉक्स से। जब ये अर्थ, पहले तो ये मैग्मा का एक गोला था, फिर धीरे धीरे ये कूल डाउन हुआ और इसका अपर पार्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, धीरे धीरे वो बढ़ता गया और ये ऊपर का हिस्सा पूरे का पूरा रॉकी बन गया। समय के साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, टेम्परेचर में चेंज हुआ, कभी ठंडा मौसम कभी गर्म मौसम है, तो इनके एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन की वजह से ये क्रैक बने और क्रैक धीरे धीरे और ज्यादा डेवलप हुए। पहले तो बड़े बड़े टुकड़े बने उन रॉक्स के, फिर वो टुकड़े और छोटे चले गए और स्मॉलर स्मॉलर होते होते एक वक्त ऐसा आया कि ये डस्ट पाउडर की शेप में बन गया। उसी में प्लांट्स और मिनरल्स के डेड रिमेन्स भी मिलते चले गए जिन्हें हम ह्यूमस करते हैं और धीरे धीरे करके ये सॉइल बना है, फॉर्म हुआ है। इस क्रस्ट पे सॉइल की अगर थिकनेस देखी जाए तो ये करीब 40 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर के एवरेज में है और ये इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। 5000 ईयर्स में ऐसा माना जाता है लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब रॉक वेदरिंग होके सॉइल में कन्वर्ट होता है।
आगे, roots of plants hold the soil and do not let it get blown or washed away. So we should not cut the many trees. We should also not let the soil get polluted by garbage or chemicals. हम अंधाधुंध अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आंख मूंद कर ट्रीज को कट कर रहे हैं। रिजल्ट ये हो रहा है कि ट्रीज के कट होने से उनके रूट्स ने जो सॉइल के ग्रिप बना के रखा हुआ था, जिसकी वजह से मूविंग एयर के साथ वो ब्लो नहीं हो पा रहे थे, ना ही वाटर के साथ वो वॉश अवे हो रहे थे। अब उनको कोई पकड़ के रखने वाला नहीं रहेगा, तो ऐसे में तेज एयर के साथ या वाटर के फ्लो के साथ वो वॉश अवे हो सकते हैं, ब्लो हो सकते हैं, और इस तरह से सॉइल का नुकसान हो सकता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री को प्लांट करने चाहिए। We should also not let the soil get polluted by garbage or chemicals. आज हम देखते हैं लोग थैली हो, प्लास्टिक हो, हार्मफुल केमिकल्स हो, लेड हो, कुछ भी हो, सब कुछ उठाते हैं, कहीं भी जाके फेंक देते हैं। इस तरह से फेंकने से क्या है, वो उस सॉइल में मिलेगा और ये इतना जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होते हैं। वो जब तक उस सॉइल में रहेगा, उस सॉइल को खराब किए रहेगा। तो हम अगर इन चीजों को सॉइल में फेंकते हैं तो उसे पॉल्यूट करते हैं और इसका बैड रिजल्ट भी हमें मिलेगा। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, हमें इन चीजों को सही जगह से ठिकाने लगाना चाहिए। जो भी गार्बेज है उनका सही मैनेजमेंट होना चाहिए। हालांकि अब हमारे यहाँ कोशिश तो शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार या इंस्टीट्यूशन से ज्यादा पब्लिक इसके बारे में अवेयर हो। पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी, किसी की कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमारे यहां अगर देखा जाए तो सॉइल के 6 मेन टाइप पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल, जिससे हमारा नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन्स पूरा बना हुआ है, ये सब एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। इसके बाद सेकंड पोजीशन में हमारे यहाँ है ब्लैक सॉइल। गुजरात, महाराष्ट्र, डेक्कन का ये एरिया ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, जो कॉटन की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एलुवियल सॉइल जो है क्रॉप्स की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला सॉइल है। हरियाणा, पंजाब, ये सब इतना क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं इस सॉइल की वजह से। तीसरे नंबर पे आता है लैटराइट सॉइल, चौथे पे है रेड सॉइल, पांचवें पे माउंटेन सॉइल और लास्ट में डेजर्ट सॉइल आता है। तो ये सॉइल भी हमारे कई नेचुरल रिसोर्स में से एक है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे मिनरल्स की। क्या होता है मिनरल्स? मिनरल्स वो होते हैं जिनका अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है। उस केमिकल कंपोजिशन की वजह से वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उनके अंदर हमारे लिए यूटिलिटी होती है और हमारी नजर में उनकी वैल्यू होती है। आइए इनके बारे में भी थोड़ा जान लें। A special naturally occurring solid that does not usually come from plants or animals. अगर कोल और शुगर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मिनरल्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा नेचुरली आए हैं। ये कोल है जो प्लांट्स के डेड रिमेन्स से बनता है। शुगर हम जानते हैं, शुगर केन से बनता है, प्लांट से ही वो भी मिलता है। तो नेचुरली पाए जाने वाले सभी सॉलिड्स जो आमतौर पे प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और ये हर मिनरल की अपनी एक केमिकल कंपोजिशन होती है, उसकी वजह से वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अब मिनरल्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों कैटेगरी होते हैं। मेटल्स वो हैं मेटालिक, जिनके अंदर मेटल्स पाए जाते हैं, मेटल्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लाइक आयरन, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स भी हैं। Metals may combine with other substances like oxygen to form different minerals. Metals अलग अलग तरह के
मिनरल्स को बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके केमिकल रिएक्शन के साथ। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, ये एयर वाटर की तरह नहीं है कि ये अपने आप को खुद ही रिन्यू कर ले। इनका अपना एक स्टॉक है, हमने उसे खत्म कर दिया तो दोबारा इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो हमारे लिए तो वो नॉन रिन्यूएबल ही है, उतना दिन कौन इंतजार करेगा। They gave us metal and gemstones. मेटल्स का यूज हम कई तरह के चीजों को बनाने में करते हैं, मशीन्स है, व्हीकल्स है, होम अप्लायंसेस है, किचन अप्लायंसेस है, इन सब में यूज होता है। बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब बनते हैं उनसे। जेमस्टोन का यूज हम ज्वेलरीज में करते हैं। अब आगे हम मिनरल्स में आते हैं तो हम देखते हैं कोल और पेट्रोलियम को। ये भी दो मिनरल्स हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा देख ले। कोल एंड पेट्रोलियम आर इंपॉर्टेंट फ्यूल्स। ये मिनरल्स हैं लेकिन ये फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं, आयरन की तरह इनके सामान नहीं बनाते। Coal and petroleum are important fuels. A fuel is a substance that is burned to get heated. फ्यूल हम उसे कहेंगे जिसे जलाकर हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम बोथ वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स दैट गॉट बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आज से करोड़ों साल पहले इस अर्थ की एक्टिविटी की वजह से अर्थ के पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो अर्थ के नीचे दब गए थे और करोड़ों साल दबे रहे, अंदर की टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ये कोई और नहीं, ये वही डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दबे थे। इनमें हम बात करेंगे पहले कोल की। इट इज अ सॉफ्ट ब्लैक रॉक विच इज यूज्ड टू गेट स्टीम थ्रू बर्निंग इट। कोल एक सॉफ्ट रॉक है जिसका यूज हीट पाने के लिए किया जाता है, उसे जलाकर, और उस हीट से कई तरह के काम लिए जाते हैं। The steam is used to run machines in the factory and generators that produce electricity. हमारे यहाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत सारे हैं, उन सब में कोयले को जलाकर उसकी हीट एनर्जी से जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसे हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों में मशीन्स को चलाने के लिए भी स्टीम इंजन होता है, वहां स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए कोल जलाना पड़ता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रेडिशनल कुकिंग स्टोव। साथ ही लोग घरों में भी कोयले पे खाना बनाते हैं। कई सारे चाय दुकान पे आपने देखा होगा, लोग कोयला जलाकर लोगों के लिए चाय तैयार करते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। ये भी फॉसिल फ्यूल ही कहलाता है। ये दोनों ही फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं क्योंकि ये डेड रिमेन्स और के बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेन्स से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल मीन्स डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। पेट्रोलियम, इट इज अ थिक लिक्विड फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक। वी डिग डीप वेल्स called oil wells to get petroleum. These wells can be dug on the land or on sea floors. जैसे ये है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये इस जगह पे दब गए थे डेड प्लांट्स, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स इस टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहा, जिसकी वजह से ये कोल पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। तो अगर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुआ है तो उसे पाने के लिए लोग इस तरह के वेल्स डिग करेंगे और इस तक अपनी रीच बनाएंगे। इसे हम ऑयल वेल्स के नाम से जानते हैं। अब तो पहले तो लोग यहाँ पर जो गैस पाई जाती थी
उसे यूं ही वेस्ट हो जाने देते थे, उसके निकलने के बाद पेट्रोलियम निकालते थे। लेकिन अब लोगों ने देख लिया है, तो अब वही चीज नेचुरल गैस के तौर पे हम यूज करते हैं, सीएनजी वगैरह के तौर पे। और ये सिर्फ लैंड पे नहीं बनाए जाते हैं, ये ओशन फ्लोर्स पे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि ओशन बेड के नीचे भी बहुत सारे ऐसे दबे हैं। आज वो ओशन का हिस्सा है, हो सकता है कल को नहीं रहा हो। वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक है, लेकिन उस हमारे यहाँ कई सारी रिफाइनरीज होती है, और उनको रिफाइन करके कई सारे प्रोडक्ट पाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो फ्यूल में भी प्रोडक्ट हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी उनसे मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की चीजें हैं, वैक्स है, बिटुमेन है, ये सभी चीजें उनसे पाए जाते हैं। These are used as fuel to run vehicles, machines, planes, ships and so on. Fuels का यूज इन सब में किया जाता है। लेकिन एलपीजी और केरोसिन ये ऐसे हैं जिनका यूज होता है कुकिंग गैस के, कुकिंग फ्यूल के तौर पे। तो ये है हमारा नेचुरल रिसोर्स, और उनमें से कुछ नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमने आज बात की। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे, आप लोग को इससे फायदा पहुंचेगा। मेरे वीडियो को